एक क्वेश्चन बता दो। एक तुम्हें एमीटर बताया था, एक वोल्ट मीटर बताया था। एक एक आधी चीज और देते इसमें। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है। ये 3 ओम का रेजिस्टर है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देखो अभी वैसे हमने ये वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह पढ़े नहीं है, इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर अगर बाय चांस क्वेश्चन कहीं देखो कि कैसे करना है, क्या करना, आइडियल एमीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है 0 और आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट। समझ आ रहा है? तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होती है 0, तो इसको तो शॉर्ट कर दिया करो क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। आइडियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। अगर किसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसमें करंट कितना फ्लो करेगा? 0। 0। तो जहां पे भी वोल्ट मीटर लगा उसको ओपन कर दिया। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, देखो क्या सर्किट बन गया। इसको कर दिया ओपन, इसको कर दिया शॉर्ट। ठीक है। अब बताओ कितना, ये फिगर हो गया, कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में? कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में से? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो जहां पे एमीटर लगा था यहां से कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग इज 2 एम्पियर। जहां पे वोल्ट मीटर लगा था, इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस लगा था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? 6 आ रहा है समझ? तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 6 वोल्ट। बाकी अभी बहुत ज्यादा डिटेल में आगे करवाऊंगा। बाय चांस अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आइडियल वोल्ट मीटर को ओपन करते, आइडियल एमीटर को शॉर्ट किया जाता है। एमीटर जहां लगा हुआ है वहां से करंट जो जा रहा होगा शॉर्ट करने के बाद, वो होता है एमीटर की रीडिंग। और देखो इधर से करंट आ रहा है, तो मतलब ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है जहां से करंट है। ऐसे इसमें भी वोल्ट मीटर में ये वाला हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है, ऐसे बना। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। अच्छा, उससे पहले एक वेन डायग्राफ जनरेटर है, वो भी देखो। वेन डायग्राफ जनरेटर क्या होता है? एक बार ना मैं तुम्हें इसकी पिक सेंड करूंगा, अगर पढ़ना पढ़ लेना। ये पहले एनसीईआरटी में था, बोर्ड्स में था, नीट वगैरह में नहीं आता क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। और अब एनसीईआरटी से भी हटा दिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे मान लो कि सिलेबस में है नहीं। वेन डायग्राफ जनरेटर है, ये कोरोना डिस्चार्ज पे बेस्ड होता है। कोरोना डिस्चार्ज क्या बताया था? अगर बहुत ज्यादा हाई किसी चीज पे शार्प एंड्स हो, उन पे बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल, कोई भी शार्प एंड्स है, वहां पे फील्ड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करके कंडक्टर बन जाता है और उसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। एक वेन डायग्राफ जनरेटर ये होता क्या है? ये एक डिवाइस है। इसका काम क्या था? बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर, यहाँ पे अर्थिंग करी होती है, एक बैटरी लगा दी। ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे कोम्ब लाइक फिगर्स बने होते हैं। ये कोम्ब लाइक फिगर का क्या फंक्शन है, कोई बता सकता है क्या होना चाहिए? ये पॉइंटेड एंड्स हैं। पॉइंटेड एंड्स पे जब चार्ज आएगा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसके पास में जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज होके यहाँ पे एक बेल्ट लगी होती है, बेल्ट है, ये बेल्ट, मूवेबल बेल्ट, ये पुली के थ्रू घुमाते रहते हैं इस बेल्ट को। तो ये चार्ज स्लो होके यहाँ पे चला जाता है ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज। फिर ये चार्ज यहाँ तक जाता है, यहाँ पे फिर से ये कॉम्ब लाइक फिगर लगे होते हैं। इनका फंक्शन समझ आ गया? ताकि कोरोना डिस्चार्ज हो जाए, ये चार्ज ना यहाँ से
इन पे चार्ज आ जाता है कोरोना डिस्चार्ज होके, और फिर ये जो चार्ज, ये जो है ये मेटल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये स्फीयर के साथ ही, मेटालिक ऐसे स्फीयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से चार्ज इस स्फीयर पे डिपॉजिट होता रहता है। यहाँ से तुमने पोटेंशियल, देखो ये अर्थिंग था, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है। ये चार्ज इस पुली पे आ गया, पुली घूमती रहती है, ये चार्ज ऊपर कैरी करती है। जब इस पे बहुत ज्यादा चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, कोरोना डिस्चार्ज होकर चार्ज इस पे चला जाता है, जिसके ऊपर स्फीयर के ऊपर चार्ज जाता रहता है। कब तक चार्ज जाता रहता है? मान लो इसका आर रेडियस का स्फीयर है, कब तक मैं इस पे चार्ज डिपॉजिट करवा सकता हूँ? जब तक यहाँ की जो बाहर वाली एयर है, यहाँ की एयर क्या ना हो जाए, यहाँ की एयर में कोरोना डिस्चार्ज होना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक मैं इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करवा सकता हूँ। तो जो सराउंडिंग एयर में कब तक कोरोना डिस्चार्ज होता है, कितने फील्ड की वैल्यू पे? यहाँ पे फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जब तक ये 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर नहीं हो जाता, तुम इस पे चार्ज डिपॉजिट करवा सकते हो। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मान लो रेडियस तुमने 1 मीटर का रेडियस ले लिया, तो कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकता हूँ सोचना। आर मैंने 1 मीटर ले लिया, पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इतना है। के क्यू, अगर आर तुमने 1 मीटर ले लिया तो के क्यू 3 × 10⁶ हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा लाखों में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता हूँ। दिस इज वेन डे ग्राफ जनरेटर। ये बहुत ज्यादा लार्ज शेल है, मेटालिक है, ये मेटल, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटालिक कॉम्स। ये जो ये वाली होती है, दिस इज मेटालिक पुली। ये जो बेल्ट है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ये है मेटल पहली बार, दिस इज मेटालिक शेल, दिस इज मूवेबल पुली, ये इंसुलेटिंग होती है। ये जो ये तुम्हारे पास, ये इसको इंसुलेट करने के लिए होता है कि ग्राउंड में चार्ज ना फ्लो हो जाए, तो इसलिए नीचे से इंसुलेट किया जाता है, इंसुलेटिंग कॉलम कहते हैं। ये जो ये बने हुए हैं, दीज आर कॉल्ड मेटल कॉम्स, ये मेटल के होते हैं। एक बार मैं तुम्हें इसकी थ्योरी सेंड कर दूंगा, रीड करके देख लेना, सिलेबस में अब है नहीं तो आना नहीं चाहिए इस पे। अगर ये क्वेश्चन अगर नीट वगैरह में आता है तो उस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना, तुम्हें रेडियस गिवन होगा, रेडियस बताना पड़ेगा। कब तक चार्ज डिपॉजिट हो सकता है, जब तक इसका कोरोना डिस्चार्ज ना होता है, मतलब यहाँ की ये ब्रेकिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन के बराबर ना हो। ये क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। ये 4 वोल्ट है, दिस इज 1 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, 6 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, this is point B, this is point A. Find potential difference between A and B, या find VA minus VB. Find VA minus VB. बस इसमें एक चीज जो तुम्हें कंसेप्ट समझना है, इस ब्रांच में करंट जाएगा या नहीं जाएगा, कोई बता सकता है? यहां से करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? देखो मान लो यहाँ से I1 करंट आ रहा है, ऐसे घूमा I1, यहाँ पे आया I1, यहाँ पे कितना करंट आएगा? यहाँ से I1 गया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I1 आया, यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा? आंसर करो।
यहाँ पे मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इधर I1 गया, फिर ये सेम I1 है। भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ से कितना करंट आएगा? ऊपर से I1 आ रहा था, I1 इधर चला गया, इधर कितना जाएगा? 0। 0। ये ओपन सर्किट है, कोई देखो लूप ही नहीं बन रही इसकी। अगर कोई लूप बन रही हो फिर तो करंट फ्लो कर भी सकता है, जब लूप ही नहीं बन रहा है इसका कैसे करंट फ्लो करेगा? तो दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ से I1 जा रहा है, आगे I1 गया, यहीं से I1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर का करंट होगा। अब करके देखिए, व्हाट इज VA माइनस VB? I1 कितना आ रहा है भाई, जल्दी लूप लो, बताओ कितना आ रहा है I1? इसको भूल ही जाओ, इसका कुछ यूज नहीं है, बस इसको करो। कितना करंट फ्लो करेगा इसको? इसको भूल जाओ, इसका कोई रोल नहीं है, मुझे करंट बताओ। श्रुति, ये बैटरीज ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी? सब्ट्रैक्ट। रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना इस फिगर का? 3 ओम। 3 ओम। टी इक्विवेलेंट 3 वोल्ट। कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इधर ऐसे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करके ऐसे इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से भी कोई करंट नहीं जा रहा होगा, यहाँ से मान लो I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से भी I2 आया होगा, तो I2 आया, I2 इधर चला गया, इसमें 0 करंट है। बताओ कितना करंट होगा निशा? I2 का वैल्यू बताओ। 10/7। 10 बाई ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, कितना करंट होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब जल्दी से यहाँ VA माइनस BB का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक करके देखो, व्हाट इज VA माइनस BB? किसी भी पास में आ जाता है, ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे चले जाओ, देखो यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया, दूसरी साइड भी करंट फाइंड। बस मेन जो चीज तुम्हें सिखानी थी वो ये था कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चे VA माइनस BB का मतलब B से स्टार्ट होके A तक जाना है, ये हमने निकाल लिया 2 एम्पियर। व्हाट इज VA माइनस BB? नेहा -5। यहाँ से स्टार्ट किया, 2 एम्पियर का करंट है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 का लॉस, 4 का लॉस। देखो इसमें करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कोई लॉस गेन नहीं होगा, फिर 5 वोल्ट का गेन, -4 +5, करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ। नेहा ये 5 वोल्ट, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? पता ना? यस सर। करंट 0 है, तो अगर किसी बैटरी में करंट 0 हो, पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF के बराबर होता है, तो इस रेजिस्टेंस में कुछ नहीं आएगा चेंज।
बैटरी में आएगा। दोबारा आंसर करो। 0. यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, -4 का लॉस, कुछ नहीं आया, फिर 5 का गेन, फिर यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट था, तो 2 का गेन, फिर 1 का गेन। 0 कैसे आ रहा है? इधर से भी चले जाता है। 5 का गेन, 1 का लॉस, 4 का, नहीं। कृतिका बताओ कितना आ रहा है VA माइनस VB? नया गलती पता लगी अपनी कुछ? क्या गलती कर रहे हो? No, sir. नेक्स्ट इज रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। ठीक है, रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, इसका क्या मतलब है? जैसे मार्केट से ना बल्ब लेके आते हैं, उसमें लगा होता है 220 वोल्ट, 100 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग ये है, ये ना इनडायरेक्टली ना हमें इसकी रेजिस्टेंस पता लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा तब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? अगर मैं इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वोल्ट। तो क्या करना, और इससे ना एक ये भी चीज होती है, कई बार क्वेश्चन में यूज कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम करंट इसमें से कितना जा सकता है। दूसरा चीज क्या यूज कर सकते हो कि इसमें से कई बार बताता नहीं है कि सेफ लिमिट कितनी है, तो पावर इज इक्वल टू VI या V²/R यूज करना। देखो कितना रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस बल्ब को तो 220 वोल्ट के क्रॉस लगा दूं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा। तुम्हारा काम ये है कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। कितना रेजिस्टेंस आ गया, कोई बताएगा? 484. 484। बट अगर तुमने इसके अलावा कोई और वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, अगर तुमने मान लो 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, अब कितना पावर कंजम्पशन आएगा? अब बताओ, अब कितना पावर कंजम्पशन आएगा? बताओ। तुमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, पावर क्या होता है? तुम्हारे पास वोल्टेज है, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, अब बताओ कितनी एक्चुअल पावर आएगी? बता दो, ऐसा क्या करने लगे? 25. 25? कुछ नहीं है, ये इनडायरेक्टली तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है कि मैं अगर इतने वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा तो मेरा इतना पावर आएगा। तो तुम्हारी जो रेजिस्टेंस आ गई, दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। समझ आ रहा है? दिस इज रेटेड वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर। तो रेटेड, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें कैलकुलेट करना होता है, V²/P। ये V रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड। यहां तक समझ आ गया? तो जो एक्चुअल पावर आउटपुट आएगा तो कितना आएगा? जितना तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज अप्लाइड। V अप्लाइड का स्क्वायर बाय R। R हम जो पहले रेटेड में कैलकुलेट कर चुके थे वो यूज करनी है। कितना आ गया देखो इससे, V अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन V रेटेड का स्क्वायर बाय P। तो व्हाट इज एक्चुअल पावर? V applied by V rated
का स्क्वायर इनटू रेटेड पावर, दिस इज एक्चुअल पावर। या रेजिस्टेंस सेम कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगा। मीनिंग समझ आया इस चीज का? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इतनी वोल्टेज के अक्रॉस लगाऊं तो इतना पावर आउटपुट आएगा। तो इनडायरेक्टली हम इसका रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब घरों में तो जब बल्ब लगाते हो उसमें ये लिखा होता है 220 100। तो घरों में तो जब हम बल्ब लगाते हैं सारे 220 वोल्ट के, घरों में तो जो कनेक्शन आता है 220 ही आता है, तो भाई इतना ही पावर आउटपुट देता है। बट अगर बाय चांस तुमने कुछ कम वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई कर दिया तो जितनी पावर रेटिंग है उतनी आउटपुट नहीं आएगी, उससे कम आउटपुट आता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अब देखो जल्दी से, मान लो 2 बल्ब है मेरे पास, ठीक है, करने कैसे हैं वो भी देखो। फास्ट पूरा सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते, काफी क्वेश्चन तो विदाउट सोल्विंग हो जाते। ये 2 बल्ब हैं, 220 वोल्ट 100 वोल्ट, 220 वोल्ट 200 वोल्ट, बल्ब 1 बल्ब 2। किस बल्ब का रेजिस्टेंस हायर है पहले ये बताओ। ये जो रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, इससे तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बी स्क्वायर बाय पी। जिसका रेटेड पावर, वोल्टेज तो सेम ही दे रखा है। बच्चे कई बार ना ये वोल्टेज देता भी नहीं है, सिर्फ ये कहता है कि 100 वोल्ट का बल्ब है 200, तो लेट कर लिया करो कि सेम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो 220 का है जो 100, तो वी स्क्वायर बाय पी, इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। When connected in series, which bulb will glow brighter? इन दोनों बल्ब को मैंने सीरीज के साथ लगा के एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब सीरीज में अप्लाई करोगे कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? ब्राइटनेस कैसे देखी जाती है, कोई बताएगा? ब्राइटनेस कैसे? आउटपुट पावर। होता क्या है, बल्ब्स में जब पावर आती है उससे हीट प्रोड्यूस होता है, और बल्ब के अंदर गैस है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस आती है। जितनी ज्यादा आउटपुट पावर होगी उतने ज्यादा वो बल्ब गर्म होगा, गैस उतना ज्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा पावर आएगी। तो जब तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, करंट तो दोनों में सेम, तो पावर इसमें आएगी आई स्क्वायर R1, इसमें आएगी आई स्क्वायर R2। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? तुमने ये तो फाइंड कर लिया कि इसका रेजिस्टेंस से ज्यादा। बताओ। 1 करंट सेम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पावर आउटपुट इसमें ज्यादा आएगी। When connected in parallel, which bulb will glow brighter? पैरेलल में क्या चीज सेम होगा? दोनों के अक्रॉस जब लगाओगे वोल्टेज सेम होगा। तो अगर मैं दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम करूं, किसमें पावर आउटपुट ज्यादा आएगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो बताओ। बल्ब 2। वैसे भी देख सकते हो, जब दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज लगी हुई है, किसकी पावर आउटपुट ज्यादा आ रही है? तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो जनरली जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे इतने ही आने चाहिए, वो कैलकुलेशन नहीं करवाता। जैसे तुमने यहाँ पे ना सोल्व करके निकाला था, अवॉइड करा करो सोल्व करना। सीधा अगर तुम इतना लिख देते, बस यहाँ तक छोड़ देते, अपने आप लास्ट में आके ना वैल्यूज कट जाती हैं। पावर कंज्यूम जब निकालते, पावर कंज्यूम आता वी स्क्वायर बाय आर, देखो कट जाती हैं टर्म्स। 110 बाय 220, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 1/4 हो गया। तो कैलकुलेशंस अगर रेटेड वाले क्वेश्चन आए भी, पहली बात तो रेट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि सॉल्विंग करो, ज्यादातर ये आता है कि कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा। अगर आई भी ट्राई करा करो कि पहले ही पूरा आर का वैल्यू मत निकालो, इसको इस फॉर्म में छोड़ दिया करो, लास्ट में जाके कट जाता। बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना। मान लो ये 2 बल्ब्स हैं P1 और P2, इन दोनों इनकी रेट देखो, दिस इज बल्ब 1, इसकी रेटेड पावर कितनी है P1, रेटेड वोल्टेज है V, इसकी रेटेड पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V। ध्यान रखना दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम है, और जब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया उसकी भी अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है।
ये सिर्फ फॉर्मूला तब है, अगर अप्लाइड वोल्टेज अलग हुई तब ये फॉर्मूला जो हम डेराइव करने लगे हैं तब वैलिड नहीं होगा। तो दोनों बल्ब्स हैं, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2, इसका रेटेड पावर है P1, रेटेड पावर है P2 सेम वोल्टेज के लिए। अगर ये वोल्टेज मेंशन ना करे, क्वेश्चन तुम्हें ये बोलेगा इसका रेटेड पावर है P1, रेटेड पावर है P2, जब दोनों सीरीज के क्रॉस कनेक्ट कर दिया रेटेड आउटपुट टोटल पावर आउटपुट बताओ। तो अगर वो वोल्टेज मेंशन ना करे तो हम घर का ही मान के चलते हैं कि 220, ये भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 है, और हमने कनेक्ट भी 220 वोल्ट के क्रॉस करा। अगर वो सिर्फ ये बता दे कि दो बल्ब्स हैं जिनका रेटेड पावर है P1 एंड P2, मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, व्हाट इज द आउटपुट पावर, अगर वोल्टेज ना मेंशन करे तो हम सेम वोल्टेज लेके चलेंगे। तो पहले मुझे इसका रेजिस्टेंस बताओ, R1 कितना हो गया, व्हाट इज R1? V square by P1. and R2 V square by P2। ठीक है, अब मुझे आउटपुट पावर चाहिए, मुझे एक बल्ब का नहीं चाहिए, टोटल आउटपुट पावर चाहिए। टोटल आउटपुट पावर कैसे बताऊं, इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, व्हाट इज टोटल पावर आउटपुट, V square by V R1 square plus by R2. R1 plus R2. सॉल्व कर दो जल्दी। दिस इज द टोटल पावर आउटपुट। P1 P2 by P1 plus P2. बहुत बढ़िया। तो इसमें जब सॉल्व करोगे, इसमें ना अगर दो बल्ब सीरीज में लगा दो तो आउटपुट का जो फॉर्मूला आता है वो पैरेलल वाला आता है। इक्विवेलेंट जो पावर आती है वो रेटेड पावर 1/P1 प्लस 1/P2। ये P1 P2 रेटेड पावर थे, ये आउटपुट पावर है। आ रहा है ये समझ? हमने क्या करना है, ये ना ये वाले टर्म्स इस साइड ले जाना, ये P आउट इधर ले आना, हमारे पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। सेम क्वेश्चन, बस इसमें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, व्हाट इज आउटपुट पावर, इसका रेटिंग है P1, इसका रेटेड पावर है P2, व्हाट इज आउटपुट पावर, व्हाट इज टोटल पावर आउटपुट, B स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, और R1 कितना था, V स्क्वायर बाय P1, R2 था V स्क्वायर बाय P2। जल्दी से सॉल्व करो। P1 plus P2. P1 प्लस P2, आगे देखो, देखो वैसे भी सोच सकते हो, अगर इस बल्ब को, इसका क्या मतलब है, P1 V का क्या मतलब होता है, ये रेटेड पावर है, अगर मैं इतने वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करूं तो इतना पावर आएगा, इतने वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करूं इतना पावर आएगा। चेक करना, ये बल्ब V2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, क्या बल्ब V2 के क्रॉस V वोल्टेज है, चेक करना, क्या इस बल्ब के क्रॉस सारी की सारी V वोल्टेज है, यस नो, यस। तो कितनी पावर आउटपुट देगा ये अगर V वोल्टेज होता P2, क्या इसके अक्रॉस सारी की सारी V वोल्टेज है, तो कितना पावर आउटपुट देगा P1। पावर स्केलर टर्म है, तो व्हाट इज द टोटल पावर आउटपुट, P1 प्लस P2। आ गया इतना। मान लो बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई रेटेड पावर, वैसे तो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से याद कर ले। अप्लाइड पावर अलग है, रेटेड पावर अलग, रेटेड वोल्टेज अलग है, ये P1 पावर V वोल्ट, P2 पावर V वोल्ट, और अप्लाइड पावर अलग है। इसमें करके देखना, व्हाट इज द आउटपुट पावर, इसका रेजिस्टेंस हो गया V स्क्वायर बाय P1, इसका रेजिस्टेंस हो गया V स्क्वायर बाय P2, R इक्विवेलेंट ही हो गया। आउटपुट में V अप्लाइड का स्क्वायर आएगा, व्हाट इज, चेक करो व्हाट इज आउटपुट पावर, चेक करो व्हाट इज आउटपुट पावर। बाद में तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूंगा, उसे
कर लिया? कर लोगे ना सारे? हमारा आना चाहिए बी अप्लाइड का स्क्वायर बाय बी रेटेड का स्क्वायर इनटू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। देखो तुम्हें अभी थोड़े टाइम पहले एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर व्हाट इज एक्चुअल पावर बी जितना रेटेड है इनटू बी अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन बी रेटेड का स्क्वायर। हर जगह बस ये फैक्टर ध्यान रखना, अगर अप्लाइड वोल्टेज अलग हुई रेटेड से तो जितना आना चाहिए था इनटू इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। अगर ये बताओ, अगर इन बल्ब्स को लगाता हूँ V वोल्टेज के क्रॉस और रेटेड भी V है वोल्टेज, तो आउटपुट कितना आया था? जल्दी से बताना कितना आउटपुट आया था। P1 P2 सीरीज में आया था P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। बस इसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, जब सोल्व करोगे तुम्हारा ये करके आता है, जितना आना चाहिए था V अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन V रेटेड का स्क्वायर। ऐसे मान लो ये पैरेलल में लगे, रेटेड वोल्टेज V है और अप्लाइड वोल्टेज V है, कितना पावर आना चाहिए था बताना पारुल, कितना पावर आना चाहिए था पैरेलल में अगर लगाया? कितना पावर आउटपुट आएगा? हिमांशी, कितना पावर आउटपुट आना चाहिए? बताओ भाई पारुल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आउटपुट पावर कितना आता है? मानसी बताओ। P1 प्लस P2। तो इस केस में तुम्हारे पास कितना आना चाहिए? V अप्लाइड का स्क्वायर बाय V रेटेड का स्क्वायर इनटू जितना आना चाहिए था P1 प्लस P2। समझ आ गया? अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका एक क्वेश्चंस में ना एक एक तरीके के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। क्या क्वेश्चन है वो देख लो। तुम्हें ना दो बल्ब दे दिए मैंने, 200 वोल्ट 100 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट। क्वेश्चन ये आता है which bulb will fuse first? कौन सा बल्ब पहले फ्यूज करेगा? इनको सीरीज में लगा दिया, इनको पैरेलल में लगा दिया। अगर ना अब ये जैसे फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन तुम्हें कैपेसिटर में बताया था, उसमें तो कैपेसिटर में तो ये दिखता था कि इतने वोल्टेज के ये विथस्टैंड नहीं कर सकता इससे ज्यादा। यहाँ पे ना वो ऐसे लिखता नहीं है, अगर लिख दे तब भी कर लेंगे हम क्वेश्चन। ज्यादातर वो ऐसे लिखता नहीं है, वो रेटेड वोल्टेज रेटेड ये लिख देता है। ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये समझना कि भाई अगर इसकी ये लिख रखा है उसने 200 वोल्ट 100 वोल्ट ये रेटिंग दे रखी है, इसका मतलब है कि ये इससे ज्यादा वोल्टेज विथस्टैंड नहीं कर सकता। अगर उसने नहीं बता रखी कि मैक्सिमम कितनी वोल्टेज या मैक्सिमम कितनी करंट सहन कर सकता है, तो ये लेट कर लेना भाई ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, ये इसकी मैक्सिमम पावर है। वी P इज इक्वल टू वी आई यूज करके देखना मैक्सिमम कितना करंट आ रहा है, ये कितना मैक्सिमम करंट विथस्टैंड कर सकता है। P इज इक्वल टू वी आई, तो 0.5 एम्पियर का ये मैक्सिमम करंट विथस्टैंड कर सकता है। आ गया समझ? ऐसे इसमें देखो, इसका V मैक्स है कितना? 50 वोल्ट, ये इतना मैक्सिमम वोल्टेज सहन कर सकता है। 50 वोल्ट पावर इज इक्वल टू वी आई से निकालो कितना मैक्सिमम करंट विथस्टैंड कर सकता है। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया, दोनों को सीरीज में लगा दिया, कौन पहले फ्यूज होगा? सीरीज में दोनों में सेम करंट जा रहा होगा, किसकी पहले लिमिट रीच कर जाएगी बताओ? किसकी पहले लिमिट रीच कर जाएगी? बताओ। 400 ओम वाले। 400 ओम मतलब फर्स्ट वाले। तो ये अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ये पहले फ्यूज करेगा। और क्वेश्चन नहीं आएगा कितनी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये फ्यूज ना करे, कितनी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ।
इसका 50 रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 400 ओम, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया 50 ओम, और मैक्सिमम करंट इसमें से जो है 0.5 एम्पियर का फ्लो कर सकता है। उससे ज्यादा होने पे ये वाला पहले फ्यूज कर जाएगा। कितना आ गया बताओ, क्या आंसर बोला था गरिमा? सर 225। 225 V is equal to I times R equal। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ कैपेसिटर में। सेकंड, पैरेलल में बताओ, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, कौन पहले फ्यूज होगा, बल्ब 1 या बल्ब 2? 2 तो कितनी मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकता हूँ ताकि फ्यूज हो? 50। 50। याद है डायरेक्ट, मैक्सिमम 50 वोल्टेज अप्लाई की जा सकती है। ये मुझे सॉल्व करके बता दो। ये रेटेड वोल्टेज दे रखा है, रेटेड पावर दे रखा है, अप्लाइड वोल्टेज अलग है, तो सीधा फॉर्मूला मत यूज करना। बताओ व्हाट इज पावर आउटपुट, अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंट है। फाइव वोट। कितना, 5? यस सर। दो मेथड है, सीरीज में लगे हुए हैं, वोल्टेज दोनों का सेम है, पावर इक्विवेलेंट आना चाहिए था अगर सेम वोल्टेज अप्लाई करता। P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 कितना हो गया, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 20। बट जो मैंने अप्लाई किया हुआ है वो अलग है, तो व्हाट इज पावर आउटपुट, V अप्लाइड बाय V रेटेड का स्क्वायर इनटू जितना आना चाहिए था अगर सेम अप्लाई और रेटेड सेम होती। नहीं ये मेथड याद रहता, ये फॉर्मूला नहीं याद करना, इसके रेजिस्टेंस निकाल लो। इसके रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर बाय 60, इसकी कितनी रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर बाय 30। आउटपुट कितनी आएगी 110 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर ये मेथड नहीं याद रहता तब कैसे करना, इसका जो रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर बाय 60, इसका रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर बाय 30, R इक्विवेलेंट क्या हो गया R1 प्लस R2। सोल्व मत करना क्योंकि कट जाएगा लास्ट में। आउटपुट पावर इज 110 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। इस क्वेश्चन को करके बताओ, 220 वोल्ट 30, 220 60 और आउटपुट इज 110। अगर यहाँ पे 220 होता तो कितना आउटपुट आना चाहिए था, अगर यहाँ पे 220 होता तो कितना आउटपुट आता, 90। 90। अब कितना आएगा, 90/4। 90/4 V अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन V रेटेड का स्क्वायर इनटू 90। फिर से वही, अगर नहीं याद रहता रेजिस्टेंस निकालो। देखो अगर नहीं फॉर्मूला याद रहते, मैं भी कम याद रखता हूँ, क्या करना होता है बस रेजिस्टेंस निकालो। इसका रेजिस्टेंस हो गया 220 का स्क्वायर बाय 30, 220 का स्क्वायर बाय 60। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, R इक्विवेलेंट लिख लिया, 1/R इक्विवेलेंट लिख लिया, पावर इज V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। नॉर्मल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते। नेक्स्ट इज डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये क्या होते हैं, क्या क्या चीजें? तुमने 10th में क्या पढ़ा मेरे को पहले ये बताओ। बताओ, कुछ तो 10th में पढ़ा होगा। अच्छा, तुमने एक बार बताया था ना कि गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर, क्या बताया था करीब उसने? करंट और करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेजर कर। करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डीसी मतलब ये डायरेक्ट करंट, ठीक है। फिर हम उसके बाद एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट भी इससे देख सकते हैं, एंड ऑल्सो टू चेक डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। किस चीज पे बेस्ड होता है ये ना, तुम्हें उसमें कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, जब हम इसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिज्म में इसकी वर्किंग दोबारा पढ़ाऊंगा। होता क्या है, इट इज बेस्ड ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तुमने शायद 10th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, क्या उस पर फोर्स लगता है? याद हो किसी को? यस सर। यस, करंट कैरिंग वायर को फोर्स उस पर लग दो तो उस पर फोर्स लगता है। वो कौन सा फॉर्मूला था, किससे देखते थे? फादर मदर ILB चाइल्ड, से। फ्लेमिंग्स, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड कुछ करते होते थे ना, तो 3 थंब से बनाते। ये कौन सा था? फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, इसमें क्या हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड। फादर मदर चाइल्ड करंट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करते थे ना ये। तो ऐसे एक क्या होता है, अगर एक कोइल है, ठीक है, कोई कोइल मतलब समझ आता है? पहले तो एक कोइल है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, इसमें होता है कि एक लूप है। देखो एक चीज समझो, अगर एक करंट कैरिंग वायर को, किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, उस पर टॉर्क लगता है। तो एक लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से घूमना स्टार्ट कर देता है। समझ आ गया इतना? तो पढ़ लो एक बार प्रिंसिपल। गैल्वेनोमीटर है क्या? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। ये लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकता, जनरली मिली एम्पियर्स में मेजर करता है। एंड ऑल्सो टू चेक डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इफ अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field, it experience, ये लूप लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोइल का जो मतलब होता है वो होता है लूप, कि जब हम एक करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। बच्चे वहां पे ना, जब तुम्हें शायद फोर्स का फॉर्मूला मुझे नहीं पता करवाया कि नहीं, ILB का फोर्स होता है, ये करवाया था 10th में ILB। यस सर। तो जितना करंट ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होता है, सिमिलरली टॉर्क भी उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा इस पे टॉर्क एक्ट करता है, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा यहाँ पे कोइल घूमता है। तो इसमें क्या चीज है देख लो, जैसे दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये ना होता क्या है, यहाँ पे जैसे पोल्स रहते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ। इसका बनाने का कुछ रीजन भी है, वो तुम्हें सारी प्रिंसिपल ना मैं उसमें सिखाऊंगा, सारी वर्किंग इसकी। यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। इसका कुछ रीजन होता है ऐसे बनाने का। अगर मैं तुम्हें, ये तो टॉप से तो हमें ये दिखता है, तो तुम्हें जो गैल्वेनोमीटर है वो ऐसे बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर, तो भाई यहाँ पे रीडिंग्स लगी हुई है। एक्चुअल में अंदर से क्या होता है, ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा साउथ, ये मैग्नेट्स होते हैं, ये एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के ऊपर एक कोइल लिपटी होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट आता है, कोइल पे टॉर्क लगता है, कोइल घूमना स्टार्ट कर देती है। हम क्या करते हैं, कोइल के साथ ना, कोइल के साथ एक पॉइंटर लगा देते हैं। पॉइंटर नहीं घूमता,
पॉइंटर कोइल के साथ फिक्स होता है, तो अगर कोइल घूमेगी पॉइंटर भी घूमेगा क्या? ये कोइल है, ये ना पूरी ऐसे कोइल है, करंट आया, कोइल पे फोर्स लगा, टॉर्क लगा, कोइल घूम गया, हम इसके साथ एक पॉइंटर अटैच कर देते हैं, भाई जैसे ही कोइल घूमे ये पॉइंटर भी उतना घूम जाए। वर्किंग इसकी समझ आ गई? नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, क्लियर है? बताओ, ये नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, ये कौन सा स्प्रिंग होता है? एक टॉर्शनल स्प्रिंग होता है। टॉर्शनल स्प्रिंग में किसी को याद है कितना टॉर्क होता है? अगर वो थीटा एंगल घुमा दो, टॉर्शनल वायर पढ़ाया था, टॉर्क किसके प्रोपोर्शन होता है उसमें? किसी को याद है? टॉर्शनल कांस्टेंट पढ़ाया था एक बार, C theta. सी थीटा। अरे वो नहीं बता दे, वायर को टॉप सीलिंग से हैंग कर दो, नीचे एक डिस्क लगा दी, इसमें सीलिंग से तो फिक्स है, दूसरा एंड तुमने डिस्क से अटैच करके इसको घुमा दिया, तो ये एंड फिक्स हो गया, इसमें कुछ ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, तो अगर तुमने इस नीचे एंड को थीटा एंगल से घुमाया, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आती है सी थीटा। तो देखो, जैसे इसमें आई करंट आया, जैसे इसमें आई करंट आया, इस पे टॉर्क एक्ट करता है ये लूप पे, और ये घूम जाता है ऐसे। इसमें जो टॉर्क होता है, टॉर्क इन कॉइल या लूप, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ आ गया? तो इसको मैं लिख रहा हूं, इट इज के टाइम्स आई, के कुछ आगे पढ़ाऊं, ऐसे आगे। जैसे ही ऐसे घूमा, नीचे एक स्प्रिंग अटैच होता है, वो भी घूम जाता है साथ में, उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितनी प्रोड्यूस होगी टॉर्क इन ये स्प्रिंग में? ये टॉर्शनल स्प्रिंग होता है, बताना, सी टाइम्स थीटा। तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन आएगा? कोइल का टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है, मान लो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टॉर्शनल स्प्रिंग का जो टॉर्क है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगी, कोई बता सकता है? ये दोनों Theta बराबर equal होंगे, to C theta. इक्वल होंगे। तो इससे क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि भाई जो करंट है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा? Yes, ठीक है? sir. जो तुम्हारे पास कोइल पे जो फोर्स लगता है और जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ये बराबर होता है, ताकि ये ना दोनों सिलेंडर के ऊपर होते हैं। सिलेंडर से हम एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं, सिलेंडर के ऊपर एक कोइल बाउंड कर देते हैं, कोइल सिलेंडर को ऐसे घुमाना जाता है, स्प्रिंग इसको उल्टा साइड, तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है, जो करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो लेट से 1 मिली एम्पियर आने पे 5 डिग्री घूम रहा है, वो 2 मिली एम्पियर आने में कितना डिग्री घूमेगा? 10 डिग्री। 3 मिली एम्पियर आने में 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे ना ऐसे रेटिंग्स लगा देते हैं, भाई यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया 5 डिग्री के बाद, 2, ठीक है, 10 डिग्री के बाद 2 मिली एम्पियर लिख दिया, 15 डिग्री के बाद 3 मिली एम्पियर। समझ आ रहा है कैसे डिजाइन किया जाता है? दोबारा देख लो इस बार। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट एंड आल्सो टू चेक डायरेक्शन ऑफ करंट। प्रिंसिपल किस चीज पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। कैसे होता है अगर नहीं पता तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, मैग्नेटिज्म, इसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इस पे टॉर्क लगता है। तो ये ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, इसके बीच सिलेंडर लगा रहता है, सिलेंडर के ऊपर कोइल होती है, तो कोइल टॉर्क लगता है, ऐसे घूम जाती है। घूमने इस सिलेंडर के साथ एक नीचे स्प्रिंग अटैच कर देता है, टॉर्शनल स्प्रिंग, जो एक टॉर्क लगाता है विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम में ये बराबर होता है, तो के आई इज इक्वल टू सी थीटा। ये पॉइंटर नहीं घूमता बच्चे, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जाता है, ये ना ऐसे पॉइंटर नहीं घूमता, पॉइंटर वहीं पे कोइल के साथ फिक्स होता है, क्योंकि कोइल घूम जाती है। ये चीज समझ आ रही है? सही, कोइल है, कोइल के साथ अटैच है, अगर कोइल घूम रही है
ये उसके साथ घूमता है, पॉइंटर अपने आप नहीं घूमता, अलग से नहीं घूमता, कोइल के साथ पॉइंटर अटैच होता है, जैसे कोइल घूमेगी ये पॉइंटर घूमता है। अब ये कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेक कर सकते हो? इस पे ना जो जीरो होता है वो बीच में होता है गैल्वेनोमीटर में, इधर भी रीडिंग होती है 1 2 3 ऐसे रीडिंग्स रहती हैं। जैसे मान लो 5 डिग्री पे 1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो 5 डिग्री पे 1, फिर अगले 5 डिग्री पे 2, फिर 3, इधर भी रीडिंग रहती है। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन है, जिस तरफ करंट आएगा, मान लो करंट इस तरफ आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो इसकी डिफ्लेक्शन राइट में होगी। अगर करंट लेफ्ट में आ गया तो इसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी? अगर करंट लेफ्ट में आ गया तो इसकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम बस इससे डायरेक्शन ऑफ करंट चेक कर सकते हो। अगर ये नीडल, इसमें ना नीडल मिड में रहता है गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पे नीडल होता है, अगर राइट साइड में करंट आ रहा है तो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने को डायरेक्शन पता लग गया। अगर इधर से करंट आ रहा है तो इधर वाली साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो, डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे मान लो इसके 3 मिली एम्पियर तक रीडिंग्स लगा रखी है, तो करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब 3 मिली एम्पियर तक घुमाने के लिए, जैसे इसमें, इट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसको आईजी से डिनोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाया जाता है? या तो जी लिख के, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक चीजें समझ आ गई? बताओ। यस सर। और जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब ये जो आई है, ये जो करंट है, ये थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, फिर इसके बाद तो मैं पढ़ाऊंगा कि इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके कोई शॉर्ट कमिंग्स बता सकता है मुझे? इसके क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स लग रही है? अगर तुम्हें करंट, जैसे घरों में करंट मेजर करना है, घरों में करंट किस में होता है? मिली एम्पियर में होता है? बताओ। नो सर। एम्पियर्स में होता है, तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो एक तो चीज ये है कि इसकी रीडिंग बहुत कम होती है, मिली एम्पियर में मेजर करता है। दूसरा मेन हिंड्रेंस तो यही है कि भाई ये रीडिंग जितनी हम चाहते हैं उतनी मेजर नहीं कर पाते। इसको ना एक चीज, ये जो फिगर बनाया हुआ, हम क्या कर सकते हैं, अगर तो तुम्हें करंट का डायरेक्शन नहीं पता, जैसे करंट का डायरेक्शन नहीं पता हो, या एसी मेजर कर रहे हो, एसी में तो दोनों साइड करंट जा सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो इसकी ना जो जीरो एंड बीच में लगाते हैं, या तो इधर जाएगा 3 रीडिंग या 3 रीडिंग इधर। बट अगर तुम्हें करंट का डायरेक्शन पता है, ठीक है, उसमें ना फिर ऐसे जो आते हैं उसमें प्लस माइनस लगाओ, प्लस से करंट एंटर कराओ, माइनस से लीव कराओ। इसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? इसमें तुम सिर्फ कितना करंट मेजर कर पा रहे हो? 3 मिली एम्पियर तक मेजर कर पा रहे हो। अगर तुम जीरो यहाँ पे लगाने की बजाय यहाँ पे अगर जीरो होता, और जो मैं पॉइंटर है स्टार्टिंग में यहाँ पे सेट करता, करंट आएगा, ये कितना रीडिंग्स घूम सकता है? क्या डबल रीडिंग्स नहीं हो गए? पहले तो देखो, बीच में नीडल था, या तो 3 इधर जा सकता है, अगर करंट ऐसे आया तो 3 तक ही आ सकता है, इधर दूसरी साइड से आ रहा है तब भी 3 का ही करंट बता पा रहा है। अगर मैंने पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया होता, इधर से करंट आता, कितने रीडिंग्स तक घूम सकता था? 6 रीडिंग्स बता देता। तो जो हमारे एमीटर होते हैं, गैल्वेनोमीटर में जनरली ना पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो किसी भी साइड से करंट एंटर कर सकता है। एमीटर जब लेके आओगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का मार्किंग होता है। उसका मतलब ये है कि भाई सिर्फ करंट इधर से एंटर करना है, इधर से लीव करना है। करंट क्योंकि ये ना यहाँ पे फिक्स रहता है, एक ये इसको पैक बोलते हैं, जैसे स्पीडोमीटर में नहीं लगा होता बाइक्स वगैरह में, एक डॉट सी टाइप लगी होती है रेड कलर की, नीडल उससे नीचे नहीं जा सकती, तो ऐसे यहाँ पे रहता है, नीडल इससे नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जब करंट आएगा मैं लगभग डबल रीडिंग्स बता पाऊंगा।
तो प्लस माइनस का रीजन समझ आया, क्या रीजन होता है? पॉजिटिव से करंट एंटर करना चाहिए, नेगेटिव से लीव करना चाहिए। अगर इसमें तुमने उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया, उसमें क्या होगा? यहाँ पे पेग लगा होता है, तो यहाँ से अगर करंट आ रहा है, क्या ये नीडल ऐसे जा पाएगा? यहाँ पे मैंने किस तरीके से इसको रोक रखा है, बताओ। अगर इस साइड से करंट एंटर कर गया, यहाँ पे एक पेग लगा होता है, ये जो इसको इसके मोशन को रोकता है, इधर जाने से रोकता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या तुम्हारा ना, अगर तुमने उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया, तो इसमें तुम्हारी ना नीडल फ्री हो जाती है, खराब हो जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लूप तो घूम जाता है, पॉइंटर उसके साथ नहीं घूम पाता, तो तुम्हारी ना नीडल फ्री हो जाती है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है। बच्चों, जो मैंने बोला अभी समझ आए? क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी गैल्वेनोमीटर में? दो शॉर्ट कमिंग्स रहती हैं। पहला, वो करंट सिर्फ मिली एम्पियर में मेजर करता है, ठीक है, बट ये करंट दोनों डायरेक्शन में बता सकता है, क्योंकि इसके सेंटर में 0 रहता है, इधर भी 1 2 3 की रीडिंग होती है, इधर भी 1 2 3, और इसका जो पॉइंटर है सेंटर में होता है बिल्कुल। लेफ्ट साइड ऐसे करंट आ रहा है, तभी इधर डिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट को करंट जा रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों साइड रीडिंग बता देगा। इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेक कर सकता हूँ, बट इसकी शॉर्टकमिंग ये थी कि भाई इस ऐसा करने से मेरी रीडिंग्स आधी होगी। अगर मैं सेंटर पे 0 रख रहा हूँ, सिर्फ 3 तक रीडिंग बता पा रहा हूँ, अगर मैं 0 यहाँ पे रखता तो मैं इससे डबल रीडिंग्स बता। समझ आ गया? तो इसलिए एमीटर जब हम लेके आते हैं मार्केट में, या तुमने लैब्स में देखे होंगे, एक साइड प्लस एक साइड माइनस लगा होता है, वो 0 यहाँ पे फिक्स करता है, उसका मतलब होता है बस यहाँ से करंट एंटर कराओ, ताकि इस साइड को, अगर तुमने उल्टी साइड करा दिया तो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो सकता है, तुम्हारा पॉइंटर फ्री हो सकता है। क्लियर है? ये बातें बता दी पहले हैं? तुमने तो भाई सब कुछ ही पढ़ रखा है। बसंत, समझ आ रहा है कुछ? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो। Yes, sir. तो एमीटर में और इसमें क्या चीज, ये प्लस माइनस वाला देखना। गैल्वेनोमीटर भी दो टाइप के आते हैं, ये भी आता है जिसमें कोई मार्किंग नहीं होती, एक प्लस माइनस मार्किंग वाला होता है। प्लस माइनस मार्किंग वाले में रीडिंग्स डबल हो जाती हैं, बट उसमें सिर्फ तुम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एक साइड मूव करो, एक साइड से आ सकता है। तो ये करंट का डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। इससे करंट का डायरेक्शन चेक नहीं कर सकते, इसमें अपने को पता होना चाहिए किधर से करंट आ रहा है। फर्क समझ लग गया दोनों में? क्योंकि इसमें दोनों साइड से करंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर इस साइड से करंट आ गया, हमारा डिवाइस खराब हो जाता है। तो कुछ टर्म्स होती हैं, ये रीडिंग जल्दी से ले लो, ठीक है। फर्स्ट इज करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कुछ के लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज आई बाय थीटा। इसको जो बोला जाता है, के को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया था, करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई इज इक्वल टू के थीटा। हियर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोला जाता है। के का वैल्यू होता है आई बाय थीटा। नेक्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यहां तक समझ आ रहा है? अब मेरे को ये बताओ, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होने से हमारा अच्छी रीडिंग आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, या कम होने से, और क्यों? रीजन भी बताना साथ में। सेंसिटिविटी होता है ज्यादा होगी, क्या रीजन होगा उसका? देखो, एक तो भाई 5 डिग्री पे एक मिली एम्पियर का रीडिंग लगा हुआ है, एक 10 डिग्री पे एक एम्पियर का रीडिंग, 1 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर का रीडिंग लगा हुआ है। मान लो मुझे 0.1, मान लो बीच में कहीं नीडल रहेगी, किसमें बताना ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए? First case. फर्स्ट केस में। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हारे पास एक नॉर्मल स्केल है, एक तुम्हारे पास वो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, और एक हमारे पास स्क्रू गेज। किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है? स्क्रू गेज की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो कम होता है। ऐसे इसमें बच्चे देखो, ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स लगे हुए हैं, ऐसे 0 1 2 3 4, ये सिर्फ बहुत कम गैप है इनमें, तो हम जब रीडिंग लेंगे हमें दिक्कत आएगी बताने में। अगर ये गैप ज्यादा हो इनमें,
अगर इनमें गैप काफी बड़ा बड़ा गैप हो तो ज्यादा इजीली नहीं बता पाएंगे कि भाई 0 या 1 क्या चीज है। तो जितना सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी है पर यूनिट करंट कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। एक एम्पियर करंट में एक तो 10 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक सिर्फ 5 डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें रीडिंग्स बहुत कंजस्टेड होंगी, इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसमें रीडिंग्स में स्पेसिंग काफी ज्यादा है, तो हम इजीली बता सकते हैं। समझ आ रही है ये चीज? Yes, ये sir. पॉइंट समझ आया? करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। जितना सेंसिटिविटी ज्यादा होगा पर यूनिट करंट उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रीडिंग्स बताना बहुत इजी हो जाता है। बट इससे इसका नुकसान है कि ये जितना सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तुम्हारे नंबर ऑफ रीडिंग्स कम हो जाएंगे। मान लो मेरा जो स्केल है वो यहां से यहां तक मैंने बना रखा है, तो एक तो 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री है मान लो, ठीक है, वैसे जनरली 30 की डिग्री तक 90 डिग्री है। कितने रीडिंग्स आ पाएंगे? अगर 5-5 डिग्री पे 18 रीडिंग्स आ जाएंगे, और अगर 10-10 डिग्री पे होता तब सिर्फ 9 रीडिंग आ पाते। तो सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा, जो मैक्सिमम करंट की रीडिंग है उतनी कम हो जाएगी। मैक्सिमम करंट की रीडिंग को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई किससे डिनोट करते हैं? आईजी से डिनोट करेंगे। व्हाट इज आईजी? इट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कि मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। नेक्स्ट इज फिगर ऑफ मेरिट। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ, sorry, current per unit deflection. दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। इसका क्या रोल है, क्यों पढ़ाया हमने? जब ना मार्केट से खरीदने जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें ना सेंसिटिविटी या ये ऐसे रीडिंग्स वगैरह नहीं होते, उसमें ना ये गिवन होता है कि इसका फिगर ऑफ मेरिट इतना। बाकी कोई और रोल नहीं है, कोई इस पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये आ सकता है कि फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए सेंसिटिविटी करने बढ़ाने के लिए। एक्यूरेसी बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ मेरिट क्या होना चाहिए? कम. कम। बस इतना क्वेश्चन आ सकता है। हम जब ये क्यों पढ़ा गया, हम जब मार्केट से खरीद के लाते हैं कोई गैल्वेनोमीटर, उसपे ना उसका फिगर ऑफ मेरिट बताया होता है, किसका फिगर ऑफ मेरिट इतना है। आगे है समझ? मार्केट से कोई भी तुम गैल्वेनोमीटर जब खरीद के लाओगे, उस पे ये लिखा होता है कि इसका फिगर ऑफ मेरिट इतना है। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं होता, यही के होता है, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो सेंसिटिविटी इज 1/k या k इज 1/s। तो जितना सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट जितना ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी उतना कम होगा, एक्यूरेसी उतना कम होगा। बस इतना सा टर्म हमें याद करना। नेक्स्ट टाइम से एमीटर, कल से एमीटर वोल्टमीटर स्टार्ट करेंगे। 130 क्वेश्चन अगर कर लिए, ठीक है, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मैं सैटरडे या संडे को इकट्ठा डिस्कस करूँ। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही है। कल हम एमीटर एंड वोल्टमीटर स्टार्ट करेंगे। कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब सीखेंगे।